ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएड पार्ट 1 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र पेपर 2 इसका सिलेबस और इसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर का नाम है समकालीन भारत एवं शिक्षा, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इस पेपर की मेन आउटलाइनिंग की बात करूं तो पूरे के पूरे पेपर में एक ही मुख्य बात है कि भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज़ थी, ऐसी कौन कौन सी कमेटीज़ थी, कमीशन थे जिन्होंने शिक्षा के बारे में काम किया, या क्या क्या सुजेशंस एजुकेशन के सिस्टम में दिए, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है। तो पूरे के पूरे पेपर में एजुकेशन से संबंधित क्या क्या चेंजेस हुए उस बारे में सारे टॉपिक्स हैं। क्योंकि एजुकेशन की यदि हम बात करें तो एंशियंट टाइम में गुरुकुल सिस्टम था, उसके बाद धीरे धीरे फिर मिडेवल काल में आया, मुस्लिम शिक्षा आई, वोमेन एजुकेशन को ज़्यादा एजुकेशन पे फोकस नहीं किया गया। फिर ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने एजुकेशन में नई कमीशंस इम्प्लीमेंट किए, नई नई योजनाएं लेके आए, और लास्ट में मॉडर्न टाइम में जो जो नई नई चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हुई। तो पूरे के पूरे पेपर का जो मेन आउटलाइनिंग है वह है हाउ टू डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ। तो यूनिट 1 में आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। मैं कंटेंट बता देता हूं आपको। यूनिट 1 का जो टॉपिक है, पहला मेन हेडिंग है भारतीय संविधान में शिक्षा का स्तर। जैसा कि टॉपिक से स्पष्ट है, इस प्रश्न में आपका क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में शिक्षा के संदर्भ में क्या क्या प्रावधान या क्या क्या सुजेशन जो हैं वो दिए गए हैं। अब इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊं, पहला टॉपिक है शैक्षिक अवसरों की समानता, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके कुछ आर्टिकल्स हैं, वो आर्टिकल एज इट इज़ आपने स्टडी करने हैं। किस आर्टिकल में क्या कहा गया है, आर्टिकल 28, 29, 350, 351, इनमें यही कहा गया है कि किसी भी बालक के साथ जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि कोई बालक समान योग्यता, समान एलिजिबिलिटी रखता है तो उसको समान अवसर दिए जाएंगे आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद सेकंड है आपका शिक्षा एवं मौलिक अधिकार, व्हाट आर दी फंडामेंटल राइट्स रिगार्डिंग एजुकेशन। इन दिस क्वेश्चन आल्सो देयर आर सम आर्टिकल्स 14, 15, 16, 21, 30, ये भी आपने एज इट इज़ ही याद रखने हैं। इसमें भी वही बात की गई है, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, और शिक्षा जो है वो मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट्स में जो है इसको इन्वॉल्व किया गया है। तो ये क्वेश्चन बनता है। और इसी तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उनमें भी शिक्षा के संदर्भ में एक राज्य की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, राज्य कौन कौन से वेलफेयर के काम कर सकता है, कल्याण के काम कर सकता है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जैसे स्कूलों की व्यवस्था, फर्नीचर व्यवस्था, बुक्स की व्यवस्था, टीचरों की व्यवस्था, नए स्कूल खोलना, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना। तो व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मॉरल ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ ए स्टेट रिगार्डिंग एजुकेशन, ये विषय रहेगा। और इसका दूसरा पार्ट है सामाजिक विविधता एवं शिक्षा का निहितार्थ, सोशल डाइवर्सिटी एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। सोशल डाइवर्सिटी एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन किसके रिगार्डिंग, समाज में विभिन्न वर्ग हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटीज़ हैं, उनके उत्थान के लिए इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन क्या क्या प्रोविज़न किए गए हैं। एससी एसटी के लिए एडमिशन में क्या व्यवस्थाएं हैं, बुक्स की क्या व्यवस्थाएं हैं, स्कूलों में क्या व्यवस्थाएं हैं, ओबीसी के लिए क्या क्या कार्य स्कूलों में किए गए हैं, किस प्रकार उनको हेल्प दी जा रही है, कौन कौन सी योजनाएं इस वर्ग के लिए चला रही जा रही हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन जो वर्ग हैं मिनोरिटीज, इनके लिए क्या क्या एजुकेशन के फील्ड में काम किए गए हैं, क्या प्रावधान है, ये है। इसके साथ ही इसमें क्वेश्चन बनता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। 2009 में एक ऐसा शिक्षा के क्षेत्र में एक आर्टिकल पास हुआ, एक एक्ट पास हुआ, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रावधान करने के लिए प्रबंध किए गए। इस आर्टिकल में बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं, वो आपने एज इट इज़ याद रखना है कि अपव्यय अवरोधन को रोकना, बालकों की संख्या को बढ़ाना, और स्कूलों में जो समस्या उनको दूर करना, एजुसेट सिस्टम को लागू करना, और बालकों की पढ़ाई में जो व्यवधान है उनको दूर करना, स्कूल खोलना,
निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना, सब पढ़े सब बड़े, इस प्रकार की बातें ये फर्स्ट यूनिट में आपका आएगा। उसके बाद यूनिट 2 है स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा की समितियां व आयोग, कि बिफोर इंडिपेंडेंस कौन कौन से कमीशंस थे जिन्होंने शिक्षा के बारे में अपने विचार दिए। तो इस यूनिट में आपके पास 3 प्रकार के ब्रिटिशर्स, 2 ब्रिटिशर्स की कमेटियां हैं जो अंग्रेजों के काल की थी, और एक महात्मा गांधी के द्वारा योजना दी गई। तो पहला था मैकाले का घोषणा पत्र, मैकाले डिस्पैच ऑफ एजुकेशन। इसमें मैकाले ने क्या कहा वो चीज़ आपने पढ़नी है, आपने उस बारे में है। उसके बाद एडम रिपोर्ट है, ये भी एक रिपोर्ट है, इसके कुछ जो है सुझाव दिए गए, और इन सुझावों में फिर वही शिक्षा की संरचना क्या कही, शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, किस प्रकार की फैसिलिटी होनी चाहिए, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन, लगभग सारी बात। और तीसरी है वर्धा शिक्षा योजना, दैट इज द बेसिक एजुकेशन स्कीम। 1937 में महात्मा गांधी जी ने इसको लागू किया, और इस शिक्षा को नई तालीम से भी जाना जाता है। इसमें महात्मा गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा और साक्षरता अलग अलग चीज़ें हैं। हम जब पढ़ते हैं तो हम केवल साक्षर होते हैं, शिक्षित नहीं होते। शिक्षा का उद्देश्य केवल और केवल जॉब देना या दिलाना नहीं है। शिक्षा आपको स्वावलंबी बनाती है, आपकी क्वालिटीज़ की डेवलपमेंट करती है। तो इस योजना में उन्होंने टेक्निकल तकनीकी एजुकेशन की बात की, आर्ट एंड क्राफ्ट की बात की, कला की शिक्षा की बात की। तो इसमें 3 कमेटियाँ हैं जो आपने एज इट इज जो है इसको याद रखना है। और उसके बाद यूनिट 3 आपकी, ये स्वतंत्रता से पूर्व थी, ये स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद समितियां एवं आयोग, आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी 1947 के बाद भारतीय शिक्षा में कौन कौन सी समितियां गठित की गई। सबसे पहला था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53। आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहले 1952-53 1952-53 में एक कमीशन आया जिसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उसने शिक्षा के बारे में कुछ सुझाव दिए। सुझाव क्या, शिक्षा के उद्देश्य कैसे होने चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, रोल ऑफ टीचर, डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन क्या हो, किस प्रकार की फैसिलिटी होनी चाहिए, शिक्षा का माध्यम क्या हो, इंस्ट्रक्शन किस माध्यम से दी जाए, लगभग वही बातें। और उसके बाद भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66, इस कमीशन को कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। यह कमीशन 1964-66 के बीच में आया। इसने अपने कुछ सुझाव दिए शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे 10+2+3 का जो फॉर्मूला है वो इसके द्वारा दिया गया। तो इस कमीशन ने भी अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं जो आपने एज इट इज़ उनको याद रखना है। इसके सुझाव दिए गए हैं, इसके कुछ रिकमेंडेशंस थी रिगार्डिंग एजुकेशन। वही करिकुलम क्या है, सिलेबस कैसा होना चाहिए, रोल ऑफ टीचर क्या होना चाहिए, शिक्षा की संरचना क्या हो, और व्यवसायीकरण, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, वोमेन एजुकेशन, वही दोबारा फिर सभी बातें। उसके बाद है NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 1986 में लागू हुई। ये जो है इस नीति में बताया गया कि शिक्षा का सर्वव्यापीकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कैसे कर सकते हैं। शिक्षा में जो समस्याएं अपव्यय अवरोधन की आ रही है कि बीच में बच्चे छोड़ जाते हैं स्कूल, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। नवोदय विद्यालयों की स्थापना है वो इस नीति में बताई गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वो इस नीति में चलाया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से आपको बता दूं कि यह एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें स्कूल में TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड प्रावधान किए गए। चार्ट है, मॉडल है, डस्टर है, पॉइंटर है, वहाँ पे जो टीचिंग एड्स हैं, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सभी के ऊपर इसमें फोकस किया गया। इसके बाद POA, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रोग्राम ऑफ एक्शन, 1986 की नीति की जो विश्लेषण करने के बाद 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन एक कार्यक्रम लागू किया गया। क्रियात्मक कार्यक्रम इसे कहा जाता है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी लगभग उन्हीं नीतियों में सुधार करना था जो 1986 की पॉलिसी में जो है लागू की गई। और उसी साल एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1992 भी लागू की गई। और लास्ट में इस यूनिट का पोर्शन है NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि करंट सिचुएशन में हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो ये है इस 3rd यूनिट के ये टॉपिक रहेंगे। उसके बाद यूनिट 4 का मेन टाइटल है समकालीन भारत और शिक्षा के मुद्दे, या समकालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के क्या क्या मुद्दे हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है स्कूल शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। इट मीन्स कि स्कूल की शिक्षा जो है उसको प्रत्येक बालक तक कैसे पहुंचाया जाए, सब बड़े का सपना कैसे साकार हो सकता है।
गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज जो है इस चीज़ के लिए चलाई जा रही है। इसी मुद्दे को डिस्कस करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया, DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ये चलाया गया जिला स्तर पर, ताकि जो प्राइमरी स्कूल थे उनकी व्यवस्था को सुधारा जाए, वहाँ टीचरों की व्यवस्था को सुधारा जाए, फर्नीचर की व्यवस्था को सुधारा जाए। और इसी से रिलेटेड और भी गवर्नमेंट के प्लान चलाए गए। MDM, मिड डे मील, दोपहर योजना, ये आजकल भी चलाई जा रही है स्कूलों में। इसका मोटिव क्या है कि ऐसे परिवार के बच्चे जो भोजन की वजह से या घर में आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं पढ़ पाते थे, तो इस प्रकार के बच्चों को खाना खाने की यदि समस्या थी घर में, तो ऐसे बच्चों को स्कूल में ही भोजन दिया जाने लगा दोपहर में, क्योंकि बच्चे यदि दोपहर में चले जाते थे दोबारा स्कूल नहीं आते थे, तो उनकी अटेंडेंस पूरी काउंट नहीं होती। तो बच्चों को स्कूल में रोकने के लिए मिड डे मील, दोपहर का एक भोजन, ये एक योजना चलाई गई। ये भी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए चलाई गई। उसके बाद SSA, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। और उसके बाद रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक सर्व शिक्षा अभियान। और उसके साथ साथ एक है IEDS। कई बच्चे पूछेंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल एट सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल पर जो डिसेबल बच्चे हैं, हैंडीकैप जो बच्चे हैं, विकलांग जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया गया, समावेशन कैसे किया जाए उनका स्कूल में, इस रिगार्डिंग है। और एक टॉपिक है सेकेंडरी एजुकेशन का वोकेशनलाइजेशन। जो हम स्कूलों में +1 +2 की जो एजुकेशन दे रहे हैं, उसमें वोकेशनलाइजेशन यानी स्किल डेवलपमेंट की क्या क्या बातें की जा रही हैं, ये टॉपिक है। और उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन, रोल ऑफ एजुकेशन इन ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण की जो धारणा है उसमें शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है, या ग्लोबलाइजेशन एजुकेशन को कैसे इफेक्ट कर रहा है और एजुकेशन ग्लोबलाइजेशन को कैसे इफेक्ट कर रही है, दैट इज द कंटेंट। एंड नेक्स्ट वन इज मॉडर्नाइजेशन। व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्नाइजेशन, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन एजुकेशन, एंड हाउ टू इफेक्ट द एजुकेशन ऑन मॉडर्नाइजेशन। शिक्षा जो है आधुनिकीकरण को कैसे प्रभावित कर रही है। और उसके बाद एक टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास। अब कई बच्चे यही नहीं समझ पाते कि धारणीय विकास क्या है। विकास की, डेवलपमेंट की एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम भविष्य के साथ साथ फ्यूचर के लिए भी काम करते हैं। इस तरह से भविष्य की जो प्रेजेंट की जो प्लानिंग है, आज की जो प्लानिंग है, वो केवल आज के लिए न करके भविष्य के लिए जो प्लानिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। UN यूनाइटेड नेशन की 2015 की रिपोर्ट इसके रिगार्डिंग क्या है, ये एक विषय है। और एट द लास्ट और एट द एंड हमारा जो टॉपिक है रोड सेफ्टी, द कॉन्सेप्ट ऑफ रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी की धारणा क्या है, कौन से सिग्नल्स हैं, लाइट्स के क्या रूल एंड रेगुलेशंस है रोड पे चलते हुए, वो हमारा विषय है जो है इस सब्जेक्ट में रहेगा। तो इस प्रकार यदि मैं आपसे डिस्कस करूं तो इस टॉपिक में हमने, इस सिलेबस में हमने जो है 4 यूनिटों की बात की। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, इस पूरे के पूरे विषय में 20 से 25 पॉइंट ऐसे हैं, यदि वो आप अच्छे तरीके से स्टडी कर लेते हैं तो पूरे का पूरा पेपर आपका अच्छा जा सकता है। वो 20 से 25 पॉइंट क्या है, मैं वैसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। पहला पॉइंट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सर्वव्यापीकरण। पहला पॉइंट आ जाएगा कि शिक्षा का सर्वव्यापीकरण, सभी तक शिक्षा पहुंचाने के लिए प्रयास किया गया। दूसरा, प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग, भारतीय संविधान में शिक्षा के संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं, जैसे मौलिक अधिकार हैं, राज्य नीति के निर्देशक के सिद्धांत है, कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं कि भारतीय संविधान में ये कहा है कि सब पढ़ें सब बढ़ें, किसी को एजुकेशन के फील्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फंडामेंटल राइट्स एजुकेशन, यदि एजुकेशन के फील्ड में कोई हनन होता है किसी बालक का, किसी छात्र का, तो वो कोर्ट में भी जा सकता है। तो एजुकेशन के रिगार्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान किए गए हैं, जैसे शैक्षिक अवसरों की समानता है, या इक्विटी एंड इक्वेलिटी, समता और समानता। समाज के जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको सामान्य वर्ग तक लेकर आना, उनको विशेष छूट देना, विशेष रास्ते देना, ताकि वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। दूसरा पॉइंट। तीसरा, वोमेन एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया है कि पहले काल में क्या थी, प्रेजेंट में क्या हो, मॉडर्न टाइम में वोमेन एजुकेशन के लिए क्या किया जा रहा है। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, स्कूलों की व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। जो है महिलाओं के विकास के लिए निर्भय क्षेत्र में स्कूल खोले जा रहे हैं, स्कूलों में सुविधाएं दी जा रही है। और एक आ जाएगा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। जितने भी कमीशन है, जितने भी रिपोर्ट्स हैं, सभी ने एक ही बात कही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जो फ्लेक्सिबल हो। हमने
बच्चे के लिए काम करना है, ना कि पुस्तकों के लिए और अन्य साधनों के लिए। तो बच्चे के विकास के लिए फ्लेक्सिबिलिटी कैसे की जाए, टीचर किस प्रकार से पढ़ाए, फ्लेक्सिबल मेथड्स क्या हो सकते हैं, उस बारे में इस विषय में बताया गया है। इसके अलावा जो अन्य पहलू हैं, जैसे गवर्नमेंट के क्या प्लान्स हैं एजुकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए, जो मैंने अभी बताया, मिड डे मील है, रमसा है, सर्व शिक्षा अभियान है, DEP है, विकलांगों के लिए सारी योजनाएं हैं, ये सारे का सारा इसमें डिस्कशन है। और इस एक लास्ट में आ जाता है कि वैश्विक स्तर पर शिक्षा कैसे प्रभाव डालती है मॉडर्नाइजेशन को। जो LPG का कॉन्सेप्ट है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इस धारणा को शिक्षा क्षेत्र में कैसे लागू किया जा सकता है, या ये धारणा शिक्षा से कैसे प्रभावित हो रही है, ये मुद्दा है। और इसके अलावा जो हमारा इकोनॉमिक जो पोर्शन है वो किस प्रकार से एजुकेशन को इफेक्ट डाल रहा है, तो ये मुख्य जो है बिंदु इस सब्जेक्ट के अंदर आएंगे। तो सभी ने यदि इस व्यवस्था से हम तैयार करेंगे तो इस टॉपिक में जो फर्स्ट यूनिट है इसमें 2 टॉपिक ही तैयार होते हैं। एक तो पहला, भारतीय संविधान में शिक्षा के संदर्भ में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उसमें दोनों प्रकार के आर्टिकल आपने तैयार करने हैं। और एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सामाजिक विविधता के आधार पर शिक्षा में कौन कौन से जो वर्ग हैं, अल्पसंख्यक के वर्ग हैं, उनके लिए क्या क्या प्रावधान संविधान में बताए गए हैं, क्या क्या प्रावधान सरकार के द्वारा किए गए हैं। और एक क्वेश्चन बनता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार 2009। यूनिट 2 में आपके पास 3 कमीशन है, 2 भी आप करते हो तो चल जाएगा, मैकाले की रिपोर्ट, एडम रिपोर्ट और वर्धा शिक्षा योजना। इसी प्रकार से यूनिट 3 में आपके पास सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग, कोठारी कमीशन जिसे हम कहते हैं, ये तैयार कर लो आप। और NEP प्रोग्राम ऑफ एक्शन और NEP 2020, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है। और लास्ट वाले में सारे के सारे 4 मार्क्स में जो आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, जो शॉर्ट में मिड डे मील है, SSA है, रमसा है, DPP प्रोग्राम है, और रोड सेफ्टी वाला जो क्वेश्चन है, मॉडर्नाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन जो है बड़ा अच्छा हो जाएगा। सर देखियो, तो बच्चों आज हमने सेकंड पेपर का जो सिलेबस है वो एनालाइज किया, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने जो है प्रिपेयर करना है। थैंक यू।